कितना पढ़ लिया है वो देख लीजिए थोड़ा सा पहले। हमने अब तक इसके जो है वो लगभग चैप्टर तो कर ही लिए हैं। एक मिनट, हाँ यहां तक हमने कल कर लिया था। ठीक है, यहां तक हमने ये तय किया था कि भारत की राजनीतिक विकास हमें नहीं करना है, हमें करना है भारत का संविधान। ये टॉपिक है आपके एसएसटी में, भारत का संविधान। ठीक है, तो आइए भारत के संविधान की चर्चा करते हैं। प्रमोद जी कैसे हैं आप? और अभी अभी जितने भी बच्चे जुड़े हैं और जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के संविधान निर्माण प्रस्ताव को कब स्वीकार किया? 1940 में। आज रात को हम जो है वो इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। जो बच्चे एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वहां पर और चर्चा करेंगे, संविधान का निर्माण कैसे हुआ उसके पूरे इतिहास की चर्चा हम करेंगे। इंग्लैंड की किस सरकार ने सत्ता में आते ही भारत में 3 सदनीय आयोग कैबिनेट मिशन को भेजा? लेबर पार्टी। और भारतीय संविधान सभा में मनोनीत सदस्य कहां से थे? देशी रियासतों से। और संविधान सभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389, जिसमें से 296 ब्रिटिश भारत के और 93 थे देशी रियासतों के। देशों का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन किस आयोग से तय किया हुआ था? कि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन, हिंदू मुस्लिम आधार पर जो विभाजन किया गया था वो के माउंट बेटन योजना आई थी 3 जून 1947 में। यानी माउंट बेटन जो है वो भारत की स्थितियों को देखते हुए और जिन्ना द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। और भारत की उस समय 1947 में बड़ी विकट स्थिति थी, है ना, देश को 2 भागों में बांटा गया। इसको बचाया भी जा सकता था अगर कुछ अच्छे राजनीतिक फैसले अगर लिए होते उस टाइम के लीडरों ने, तो इसको बचाया जा सकता था। लेकिन चूंकि अब कुछ भी कह लीजिए आप, लेकिन देश का विभाजन हो गया और भारत जो है वो 3 भागों में जो है वो बंट गया। 3 जून 1947 में माउंट बेटन योजना। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान सभा के पुनर्गठन के बाद कितने सदस्य भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे? 324। किस रियासत का कोई सदस्य संविधान सभा का सदस्य नहीं था? हैदराबाद। इसलिए हैदराबाद का नहीं था क्योंकि हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान के साथ विलय करना चाहता था। संविधान सभा की पहली बैठक में किससे अस्थायी सदस्य चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 में। और संविधान सभा में वैधानिक सलाहकार के रूप में किसे चुना गया था? BN राव को। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? अगस्त 1947 में। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही कहा जाता है। और भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। और भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मसमर्पित किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। संविधान दिवस किस रूप में मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इसको जो है वो हम मनाते हैं। सारी क्लासें लाइव ही होती है हमारी, और लाइव क्लास एसएसटी के लिए है रात को 9 बजे। ये भी आपकी एसएसटी की ही क्लास है, एसएसटी में भी काम आएगी। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई जिसमें संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950 को। और भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मूल संविधान की प्रस्तावना को किस नाम से जाना जाता है? उद्देशिका। और वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुसूचियां 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? 12 अनुसूचियां हो गई है। और संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? जुलाई 1947 में।
संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? जनवरी 1950 में। और भारत का पहला राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के पद हेतु शपथ कब ली? 26 जनवरी 1950 को। संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन और 64 लाख रुपए का इसमें जो है खर्चा आया। और संविधान के अनुसार सरकार ने के कितने अंग माने गए हैं? 3 अंग माने गए हैं। एक है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। सोचिए कि आज अगर संविधान बनता तो कितने रुपए लगते? आज अगर संविधान का निर्माण करते तो शायद यहां पर 64 लाख की जगह 64,000 लाख करोड़ रुपए लग जाते, है ना। 64,000 लाख या फिर 64 करोड़ रुपए या 64,000 करोड़ रुपए, कितने भी रुपए लगा सकते थे आज के नेता, है ना। आज के नेता एक छोटी सी जो मीटिंग होती है ना, बैठकें होती है, उसमें लाखों रुपए का बजट चला जाता है, क्योंकि भ्रष्टाचार का दौर चल रहा है ना ये। इसीलिए आज अगर संविधान का निर्माण होता तो 64 लाख की जगह 64,000 करोड़ रुपए लग जाते। 64,000 करोड़ रुपए, 64,000 करोड़ रुपए। लेकिन उस टाइम 64 लाख रुपए में ये काम अपना जो है वो हो गया। अच्छा किया, है ना। सही नहीं है। नेक्स्ट देखो, गुड्डू मीना कैसे हैं आप? नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन आता है। प्रारंभ में मताधिकार की आयु कितनी थी जिसे 18 वर्ष किया गया था? पहले 21 वर्ष का व्यक्ति ही क्या दे सकता था? वोट दे सकता था। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है? संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है। भाग 3, संविधान भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार देता है? 6 मौलिक अधिकार देता है। और मौलिक अधिकारों व स्वच्छ नागरिक न्यायपालिका की धारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? यानी हमने मौलिक अधिकार और स्वच्छ न्यायपालिका, ये जो कॉन्सेप्ट है वो हमने अमेरिका से लिया था। और सदनात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटिश। संसद किस देश से ली हमने? ब्रिटेन से। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए थे? आयरलैंड के। और भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन कहां पर किया गया है? ये किया गया है भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। और किस मूल अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। और संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों के लिए प्रावधान है? तो भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक। और नागरिकों के मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? नागरिकों के मूल कर्तव्य होते हैं 11। और भारतीय संविधान का विस्तार कितना है? 1 प्रस्तावना है, 12 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। और संविधान सभा द्वारा गठित समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति कौन सी थी? प्रारूप समिति थी। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति वो होती है जो संविधान का खाका तैयार करती है ना, कि संविधान कैसा होगा, पूरा प्रारूप तय करती है प्रारूप समिति। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तो क्लासों का टाइम बता दिया यार अनवर अली, आपको 2-3 बार टाइम बता दिया। सुबह 10 बजे, 12 बजे, 3 बजे और रात को 9 बजे। अब और कैसे बताऊं, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। आपके टॉपिक है एक 73वां 74वां संविधान संशोधन, यही से जुड़ा हुआ है। कौटिल्य ने नगरीय संस्थाओं को क्या का बताया? पूर्व बताया। कौटिल्य ने जो नगरीय संस्थाएं हैं इनको क्या नाम दिया था? पूर्व। कौटिल्य ने ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच को किस नाम से संबोधित किया था? गोप।
चोल शासक के दौरान गांव में कौन सी शासन व्यवस्था थी? नाडु परिषदें। और सबसे पहले राजस्थान की किस रियासत ने स्वतंत्रता से पहले ही पंचायती राज कानून बनाया? स्वतंत्रता से पहले पंचायती राज कानून बीकानेर ने 1929 में, जयपुर ने 1938 में, सिरोही ने 1943 में, भरतपुर ने 1944 में और करौली ने 1949 में। राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज अध्यादेश कहां पर लागू किया गया? संयुक्त राजस्थान में 1900 यानी संपूर्ण संयुक्त राजस्थान जो था 1948 में, जो राजस्थान के एकीकरण के चरण में आता है 1948 में, यहां पर सर्वप्रथम पंचायती राज अध्यादेश जो है लागू किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 कब लागू हुआ? 1 जनवरी 1954 में। राजस्थान में आधुनिक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कब कहां से हुआ? नागौर से 2 अक्टूबर 1959 से। नगरीय स्थानीय स्वशासन के लिए राजस्थान के कौन से अधिनियम लागू है? तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। ग्राम सभा को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। यह आपका टॉपिक भी है। तो 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? ग्राम सभा यानी ग्राम से जुड़ा हुआ है। ग्राम यानी ये जो त्रिस्तरीय है पंचायती राज से जुड़ा हुआ है, ये है ना। 73वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है? पंचायती राज से जुड़ा हुआ है 73वां संविधान संशोधन। ठीक है। ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच, अनुपस्थिति में उप सरपंच करता है। जनरली तो ग्राम सभा की जो बैठक होती है उसकी जो अध्यक्षता है वो सरपंच करता है। अब अगर सरपंच नहीं है, सरपंच कहीं गया हुआ है, कोई काम है उसको, या वो बैठक में नहीं आ पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो कौन करेगा? ऐसी कंडीशन में उप सरपंच। ग्राम पंचायत अपने क्रियाकलापों के लिए किसके प्रति जिम्मेदार होती है? ग्राम सभा के प्रति जिम्मेदार होती है। राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार राज्य में 3000 तक के ग्राम पंचायतों के लिए कितने वार्ड व जनप्रतिनिधियों का प्रावधान है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 यह कहता है कि अगर किसी राज्य में 3000 तक ग्राम पंचायत यानी 3000 अगर सदस्य हैं तो एक सरपंच होगा और उस गांव में 9 वार्ड होंगे। 3000 तक यानी किसी गांव की जनसंख्या 3000 है तो वहां एक सरपंच 9 वार्ड होंगे, है ना, वो 9 वार्ड पंच होंगे। 3000 से अधिक जनसंख्या अगर है तो इसमें प्रत्येक 1000 पर उसके अथवा उसके अंश पर 2 अतिरिक्त प्रतिनिधि चुने जाएंगे। मान लीजिए किसी गांव की जनसंख्या है 3000 तो क्या होगा? एक सरपंच और 9 पंच। अगर किसी गांव की जनसंख्या है 4000 तो क्या होगा? एक सरपंच प्लस 10 जो है वो उप सरपंच वार्ड पंच। ठीक है, करिए तो 2 कर दो यहां पर, तो 9 है तो 11 हो जाएंगे। 1000 पर 2 है, 1000 पर 2 है। अब मान लो कि अगर 4500 है तो कितने होंगे? 4500 है तो कितने होंगे? तो फिर आपके 13 हो जाएंगे। ठीक है, 1000 या उसके अंश पर 500 से ऊपर होते ही ज्यादा हो जाएंगे और 500 तक है तो फिर नीचे वाली संख्या ही रहेगी। यदि किसी ग्राम पंचायत में 5800 जनसंख्या है तो कितने वार्ड पंच होंगे? देखो 9 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। देखो वार्ड पंच पूछे, 9 तो कितने पे हो गए? 3000 पर। फिर 1000 पर 2 बढ़ गए, 1000 पर 2 बढ़ गए, 1000 पर 2 बढ़ गए, क्योंकि यहां पर 800 है। 800 है तो इसको आगे गिना जाएगा। इसकी जनसंख्या कितनी मानी जाएगी? 6000 मानी जाएगी। अगर यहां पर 800 की जगह 400 होता तो इसकी जनसंख्या हम कितनी मानते? 5 मानते। ठीक है, 4। ठीक है, तो इस तरीके से 15 हो जाएगी। पंच अथवा सरपंच पद हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है? 21 वर्ष है। अगर आप पंच बनना चाहते हैं, अगर आप सरपंच बनना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम आयु जो है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। दिन में 4 क्लास हो रही है। ये बात हर सेशन में ऑलमोस्ट बताई जा रही है, फिर भी आपको क्यों याद नहीं रह रहा? इसका अर्थ ये है कि आप सारी क्लासों को देखते नहीं है या आपने पूरे हमारे इस परिवार को सब्सक्राइब नहीं कर रखा।
तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, आपको सब क्लासों का पता अपने आप चल जाएगा जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा तब। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में राजस्थान में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? 9,900। लेकिन अब जो है वो 11,152 पंचायत और 346 पंचायत समितियां हो गई है। इससे पहले ग्राम पंचायतों का आंकड़ा 9,888 था और पंचायत समिति थी 295। ठीक है, कितने समय में? देखो आपकी पुस्तक में तो यह लिखा हुआ है, लेकिन वर्तमान में यह है 11,152, तो आपको 11,152 ही याद रखना है। कितने समय में पंचायत को निर्धारित स्थान पर कम से कम एक बार बैठक लेनी जरूरी है? 15 दिन में एक बैठक होनी जरूरी है। सरपंच अथवा उप सरपंच को कितने समय के बाद अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है? 2 वर्ष के बाद। 2 वर्ष के बाद। और 17 नंबर क्वेश्चन आता है कि अविश्वास प्रस्ताव निर्वाचित सदस्यों के कितने बहुमत में होना आवश्यक है? तो अगर 3/4 3/4 बहुमत है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। वर्तमान में राजस्थान में पंचायत समितियां 295। 1 लाख जनसंख्या वाली पंचायत समिति में कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? 15। जहां 1 लाख जनसंख्या है वहां पर 15 निर्वाचन क्षेत्र होंगे। और 1 लाख से अधिक जनसंख्या होने पर निर्वाचन क्षेत्रों का क्या प्रावधान है? तो प्रत्येक 15,000 पर 2 बढ़ जाएंगे। पंचायत समिति को कितने समय बाद बैठक आवश्यक है? पंचायत समिति की कितने समय के बाद बैठक आवश्यक है, यानी कितने समय के बाद बैठक होगी? तो 1 माह में होगी। और 4 लाख तक जनसंख्या वाले जिला परिषद में कितने निर्वाचन क्षेत्र होंगे? 17। 4 लाख से अधिक जनसंख्या वाली जिला परिषद में अतिरिक्त निर्वाचन क्षेत्रों का क्या प्रावधान है? प्रत्येक 1 लाख पर 2 सीटें बढ़ जाएगी, यानी 2 जो है वो क्षेत्र बढ़ जाएंगे। और जिला परिषद में कम से कम कितने समय में अपनी एक बैठक बुलानी पड़ती है? जिला में 3 माह में एक बैठक। वर्तमान में राजस्थान में कितने नगर निगम है? 7 है। राज्य में कितने नगर परिषद है? 34 है। राज्य में कितने नगर पालिका है? 146 है। संगठनात्मक दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम जयपुर है। और नगर का प्रथम नागरिक कौन होता है? महापौर। और नगर परिषद का अध्यक्ष क्या कहलाता है? सभापति कहलाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट चैप्टर 11 नंबर, वैदेशिक संबंध हमारे काम का नहीं है। भारत का भौतिक स्वरूप, यह भी टॉपिक हमारे सिलेबस का पार्ट है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसमें राजस्थान वाला देख लेते हैं केवल, क्यों? इसमें राजस्थान वाला देख लेते हैं। भारत वाला तो अपने सिलेबस में है नहीं, तो राजस्थान वाला देख लेते हैं। राजस्थान के क्वेश्चन यहां से शुरू होते हैं आपके, ये देखिएगा, यहां से राजस्थान के क्वेश्चन शुरू होते हैं 78 नंबर क्वेश्चन से। भारत का भूगोल तो हमारे सिलेबस में है नहीं, नहीं है ना? हाँ, सेकंड ग्रेड में काम आएगा बिल्कुल। अगर आप कहते हो, अगर सारे बच्चे कमेंट करते हो तो मैं करवा दूंगा, पूरा करवा देता हूं। अगर आप कहो तो मैं राजस्थान का करवा दूं, आप कहोगे तो पूरे इसमें ज्योग्राफी वाला पार्ट है पूरे भारत का करवा दूंगा। जैसे आप कहेंगे वैसे कर लेंगे। बताएं, आप कमेंट में करें, कमेंट लिखें, क्या करना है? पूरा करना है तो पूरा कर लेंगे। आप कहोगे तो, अगर आप कहोगे कि केवल राजस्थान वाला करवा दो तो राजस्थान वाला करवा देंगे। बताओ।
4 बजे नहीं कर सकते। फिर क्या है कि रात को 9 बजे वाले सेशन के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है ना। रात के 9 बजे वाले सेशन के लिए पढ़ना पड़ता है, उसके लिए डाटा टाइप करना पड़ता है, फिर इतना टाइम नहीं मिल पाता है। राजस्थान का करवा दो, कुछ बच्चे कह रहे हैं पूरा करवा दो। पूरा ही करवा देते हैं, चलो पूरा करवा देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ना, आपका ज्ञान ही बढ़ना है। और कोई क्वेश्चन आज भी जाएगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। प्राचीन काल में भारत किस नाम से जाना जाता था? आर्यवर्त के नाम से जाना जाता था। और हिंदुस्तान नाम किसने दिया था? ईरानियों ने इसे हिंदुस्तान कहा था। यहां पर सिंधु नदी बहती थी और सिंधु को वो हिंदू कहते थे, और इस तरीके से हिंदू नदी के पास रहने वाले हिंदुस्तानी कहलाए। रोम वासियों ने सिंधु नदी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? इंडस। और यूनानियों ने भारत के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? इंडिया। और भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। कर्क रेखा की स्थिति क्या है? 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, और भारत का प्रमाणिक समय है 82.5 डिग्री, यानी 82 डिग्री 30 मिनट। ये थोड़ा उल्टा हो गया है ना, ये डिग्री तो यहां लगनी चाहिए थी और मिनट का साइन यहां लगना चाहिए था। और नैनी प्रयागराज से ये जो है वो गुजरती है। भारत का पूर्व से पश्चिम में विस्तार 2933 किलोमीटर, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3114 किलोमीटर। ऐसे ये जो है हमारा भारत का उत्तर से दक्षिण, ये तो कितना है? 3214 किलोमीटर। और जो अपना पूर्व से पश्चिम है वो है 2933 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा जो है वो 15,200 है, और भारत की जलीय सीमा जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.42%। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। और भौतिक भिन्नता के आधार पर भारत को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 5। और देश के कुल भौगोलिक भाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो 10.5%। देश के कुल भौगोलिक भाग का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? तो 27.7% भाग। देश के कुल भौगोलिक भाग का कितना प्रतिशत भाग पठारी है? 18.6। और देश के कुल भौगोलिक भाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? 43%। हिमालय पर्वत भारत के कितने क्षेत्र में विस्तृत है? तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में हिमालय है भारत में, और हिमालय का भारत में कुल लंबाई 2500 किलोमीटर है। और भारत में हिमालय की श्रेणियों की चौड़ाई कितनी है? 250 से लेकर और 400 किलोमीटर तक। और हिमालय पर्वत किस प्रणाली का भाग है? पामीर प्रणाली का। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है, और हिमालय कितने भागों में विभक्त है? 3 भाग है, वृद्ध हिमालय, लघु हिमालय और उप हिमालय। ये सब चीजें मैंने आपको एनसीईआरटी में भी पढ़ाया है, ये सारी चीजें मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ा रखी है, तो ये तो काम आएगी ही आपकी, और एनसीईआरटी वाली भी काम आएगी। ठीक है, इसके बाद देखिएगा हिमालय की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? टेथिस सागर से। और वृद्ध हिमालय की प्रमुख चोटियां कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा व नंदा देवी। लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियां कौन सी है? पीर पंजाल और धौलाधर। और उप हिमालय की प्रमुख पहाड़ियां कौन सी है? जम्मू, गिरी एंड मिश्मी और डाफना। वृद्ध हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर है, और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है 8,585 किलोमीटर, और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला उच्छेंद्री पाल। और वृद्ध हिमालय में कौन से प्रमुख दर्रे हैं? जोजिला दर्रा एंड सिपकिला दर्रा, माना और नीतिला दर्रा। हिमालय की नदियों का उद्गम किस भाग से होता है? तो जो वृद्ध हिमालय है वहां से होता है। और लघु हिमालय की औसत ऊंचाई है 3000। हिमालय के किस भाग में कोणधारी वन और ढाल युक्त घास के मैदान है? तो लघु और मध्य हिमालय में। लघु हिमालय का प्रमुख दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। उप हिमालय या शिवालिक क्षेत्र
श्रेणी का विस्तार कितना है? पोटवार बेसिन से कोसी नदी तक। और उप हिमालय में बने ऊंचे घाटी मैदान क्या कहलाते हैं? पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून कहलाते हैं ये। उत्तर में विशाल मैदान की लंबाई है 2400 किलोमीटर। उत्तर के विशाल मैदान का क्षेत्रफल है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। दो नदियों के बीच का जो भाग होता है, जैसे ये एक नदी है और ये एक नदी बह रही है ना, ये एक नदी बह रही है और ये एक नदी बह रही है, और ये जो बीच का क्षेत्र है ये क्या कहलाता है? दोआब क्षेत्र। जब हम कहते हैं ना गंगा जमुना का दोआब क्षेत्र, तो दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब क्षेत्र कहलाता है। और ये बहुत ज्यादा क्या होता है? उपजाऊ क्षेत्र होता है। क्या होता है? ये उपजाऊ होता है, ये ज्यादा उपजाऊ होता है। और किसी क्षेत्र में हिमालय की नदियां भूमिगत होकर प्रवाहित होती है, वो भावर क्षेत्र कहलाता है। मैदानों के किस भाग में भावर की नदियां पुनः धरातल पर प्रकट होती है? तराई क्षेत्र में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां नदियां भूमिगत हो जाती है, हिमालय से आने वाली नदियां जहां अंडरग्राउंड हो जाती है, भूमिगत हो जाती है, वो भाग क्या कहलाता है? भावर। जहां से नदियां वापस दिखाई देने लगती है वो क्षेत्र कहलाता है तराई। तराई, ठीक है। प्राचीन तलछट से निर्मित मैदान के वे भाग जहां बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष नहीं पहुंच पाता क्या कहलाते हैं? बांगर कहलाता है। और वे मैदानी भाग जहां नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ से नई जलोढ़ मिट्टी ले जाती है क्या कहलाते हैं? खादर कहलाते हैं। बालू का स्तूपों में एकत्रित बरसाती जल से बनी अस्थायी झीलें ढांड या रन कहलाती है। या रन। थार के मरुस्थल की प्रमुख खारे पानी की झील सांभर, डिडवाना, पंचभद्रा, लुनकसर। थार के मरुस्थल का विस्तार 640 किलोमीटर लंबा और 160 किलोमीटर चौड़ा है हमारा थार का मरुस्थल। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है 7 लाख वर्ग किलोमीटर। और प्रायद्वीपीय पठार की आकृति किसके समान है? त्रिभुजाकार है ये। प्रायद्वीपीय पठार का आधार किसे कहा जाता है? विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। और प्रायद्वीपीय पठार का शीर्ष किससे कहा जाता है? कुमारी अंतरद्वीप को। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से 600 मीटर। और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी। और पश्चिमी घाट में कौन कौन से दर्रे हैं? भोर घाट, थाल घाट, पाल घाट। और दक्षिण का पठार कितने भूभाग में विस्तृत है? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में। वर्ग किलोमीटर मान लिया ना आपने, वर्ग किलोमीटर ये होता है, जैसे मान लीजिए 100 किलोमीटर ये चौड़ा है और 100 किलोमीटर ये जो है वो क्या है? लंबा है। तो इसका वर्ग किलोमीटर कितना हो गया? ये हो गया, ये इसका वर्ग किलोमीटर हो गया। दस 10,000 वर्ग किलोमीटर है ना। इसका कितना हो गया? 10,000 वर्ग किलोमीटर हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, पंचमढ़ी, महाबलेश्वर तथा उंगमंडन यानी ऊटी किसके भाग है? ये दक्षिण के पठार के भाग है। पश्चिमी समुद्री तटीय भाग का विस्तार कितना है? खंबात की खाड़ी से कन्याकुमारी अंतरद्वीप तक। और पश्चिमी तटीय भाग के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं। जो पश्चिमी तटीय भाग है, ये जो भाग है पश्चिम, ये देखो पूर्व, ये पश्चिम, तो ये जो भाग है इस भाग को क्या कहते हैं? कोंकण तट कहते हैं इसको। और पश्चिमी तटीय भाग के दक्षिण भाग को क्या कहते हैं? इसको मालाबार तट कहते हैं। और पश्चिमी घाट की कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर। पूर्वी तटीय भाग का विस्तार कितना है? गंगा नदी के मुहाने से कुमारी अंतरद्वीप तक। यहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जो है वो गिरती है, तो यहां से लेकर और यहां तक इसका जो है विस्तार है। और पूर्वी तटीय भाग, इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। पूर्वी तटीय भाग का उत्तरी तट क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट। ये जो है वो क्या कहलाता है? उत्तरी सरकार तट कहलाता है। और पूर्वी तटीय भाग का दक्षिणी तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल। पूर्वी घाट के प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? विशाखापत्तनम,
तुतिकोरिन, चेन्नई व पारादीप पारादीप और पश्चिमी घाट के प्रमुख बंदरगाह कौन से हैं? कांडला, मुंबई, मारमंगोवा और कोचिन व मंगलोर। पूर्वी तट पर पाई जाने वाली प्रमुख झील कौन सी है? चिल्का झील, पुलिकट और कोलेरू झील। और भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है? निकोबार द्वीप समूह के पास। और अंडमान द्वीप समूह में लगभग कितने द्वीप हैं? 205। लक्षद्वीप का शाब्दिक अर्थ होता है 1,00,000 द्वीप, इसे हम आजकल लक्षद्वीप भी कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के किस जलीय इकाई में है? बंगाल की खाड़ी में। और अरब सागर में भारत का कौन सा द्वीप समूह है? लक्षद्वीप है। किस द्वीप समूह का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ था? अंडमान निकोबार। और भारत के कौन से द्वीप मूंगे की चट्टान से निर्मित है? तो लक्षद्वीप। और राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुज या पतंगाकार है। यहां से राजस्थान का भूगोल शुरू होता है। हालांकि राजस्थान का भूगोल हम पढ़ रहे हैं अब डिटेल में भी, हिंदी में टाइप करो। एनसीईआरटी के नोट 6 से 12 सेकंड ग्रेड में काम आ सकते हैं क्या गुरुदेव? प्लीज बता दो ना, प्लीज प्लीज प्लीज। बिल्कुल आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। सेकंड ग्रेड एनसीईआरटी आप बात कर रहे हो सेकंड ग्रेड की, मैं कह रहा हूं कि जो 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी है वो आपके यूपीएससी तक काम आएगी। अगर आप यूपीएससी की भी तैयारी करोगे भविष्य में ना, तब भी आपको एनसीईआरटी काम आएगी, आरबीएससी काम आएगी, आरएस की तैयारी करोगे तब भी काम आएगी। तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सब में काम आने वाली है ये। नगेंद्र कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। नेक्स्ट देखिए क्या आता है। नेक्स्ट देखिए क्या आता है। नेक्स्ट आता है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट से, ये दोनों जगह डिग्री लग गया, टाइपिंग मिस्टेक है। उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। राजस्थान का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? 869 है। और राजस्थान का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है 826। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 10.43% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? प्रथम है। और राजस्थान की कितनी सीमा पाकिस्तान को छूती है? 1070 किलोमीटर। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या 6,85,48,437 और राजस्थान का औसत जनसंख्या घनत्व 200 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर में। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला धौलपुर। इसके बाद राजस्थान को भौतिक भिन्नताओं के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया गया है? 5 भागों में। और राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थली प्रदेश को कितनी पेटियों में बांटा गया है? 3 पेटी, मरुस्थली, पांगर और राही। पश्चिमी मरुस्थल में पारिस्थितिक बदलाव का कारण था इंदिरा गांधी नहर का आना। अरावली को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आड़ा वाला पर्वत। और अरावली की कुल विस्तार है खेड़ ब्रह्म दिल्ली गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर, जिसमें से 550 राजस्थान में है। राजस्थान अरावली की ऊंचाई किस ओर कम होती चली जाती है? तो दक्षिण पश्चिम से अगर हम उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो कम होती जाएगी। और ये सारी बातें हमने आपको समझा रखी है। जो ज्योग्राफी वाला सेशन आप देखते हो, अगर सुबह 11 बजे सुबह 10 बजे वाला सेशन देखते हो, तो उसमें इन सभी बातों की हमने चर्चा कर रखी है बहुत अच्छे से, कि किस तरीके से जो है वो अरावली जो है वो बढ़ती है, किस तरीके से अरावली जो है वो घटती है,
ये सारी बातें हमने जो है बहुत अच्छे से इन चीजों को हमने समझ रखा है। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप उस सेशन को जाके देख सकते हैं। अरावली सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर 1722 मीटर। किस नदी का मैदान 56 का मैदान कहलाता है? माही नदी। और बनास बेसिन की इन दो भूभागों में बांटा गया है, करौली मालपुरा मैदान और मेवाड़ के मैदान। अब ये जो क्वेश्चन है ना, देखो वहां पर मैंने आपको मेवाड़ का मैदान नहीं लिखाया है कि बनास का बहाव क्षेत्र कहां है, मेवाड़ का मैदान नहीं लिखा है, वहां पर मैंने आपको जिले लिखा दिए है ना, जिले लिखा दिए थे ना यहां पर। अब देखो आपको पता होना चाहिए, यही सबसे बड़ा खेल होता है एग्जामिनर का कि यहां पर लिख दिया मेवाड़ का मैदान, उदयपुर, राजसमंद, यही तो है चित्तौड़गढ़, और वहां पर हमने आपको जिले लिखा दिए। अब आप मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि बनास बेसिन किन भागों में बटा हुआ है, करौली, मालपुरा मैदान और मेवाड़ का मैदान, तो अब आप ये कह दो कि मान तो पढ़ाएडो कौन, तो थारी मर्जी है बाकी पढ़ाएडो तो ये अब तो कॉमन सेंस की बात है कि एक तो अरावली, भाई अरावली मेवाड़ भाग में बहती बहती किन जाए, करौली की तरफ जाए, है ना, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग किस नाम से जाना जाता है? हाड़ौती का पठार। और भैंसरोडगढ़ व बिजोलिया के बीच का पठारी भूभाग क्या कहलाता है? ऊपरमाल। और हाड़ौती के पठारी भाग की प्रमुख नदी है चंबल, और चंबल नदी पर भैंसरोडगढ़ के निकट कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? चुलिया जलप्रपात बना हुआ है। इसके बाद आती है भारत की जलवायु। इसके बाद शायद कितने चैप्टर और रह गए हैं? राजस्थान का भी बहुत सारा पार्ट बचा हुआ है अपना, टोटल इसमें चैप्टर है 17, तो आ गए 18 और 19, 21 चैप्टर है। तो कल ये चैप्टर सारे जो है वो पूरे हो जाएंगे आपके, कल पूरा होगा ये जो क्लास 9th है वो कल पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कोई जल्दी, अभी टाइम है, अभी तो 10 तारीख की हुई है अपने के पास, अभी भी 50 दिन का टाइम पड़ा हुआ है। अपना टारगेट था 60 दिन में सिलेबस पूरा करना, और हमने सिलेबस का ऑलमोस्ट 25% पार्ट जो है वो पूरा कर लिया है। जैसे भूगोल 25% कर लिया है, मनोविज्ञान लगभग जो है वो अपन ने 40-45% मनोविज्ञान पूरी हो गई है। अब अपना बचे हैं कुछ ही सब्जेक्ट बचे हैं, तो हो जाएगा अपना टाइम पर सिलेबस आपको करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं रात को 9 बजे, तब तक